लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। मतलब फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो देखो, वह जो है ना फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ में ही क्या करा, क्रांतिकारियों जो है राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने का कार्य किया। पितृभक्त और नागरिक जैसे शब्दों का क्या किया, उपयोग किया और एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास भी किया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। जैसे भारत में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित किया गया ना, क्षेत्रीय भाषा के बाद भी जो है ना ज़्यादातर खासकर किसको प्रोत्साहित किया गया, हिंदी भाषा को। अभी भी राष्ट्रभाषा हम लोग का हिंदी ही है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 2, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका क्या थी। तो देखो, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जर्मनी और इटली दोनों में अगर राष्ट्रवाद को फैलाने का काम किया है तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ही किया था। देखो इसको समझाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1789 से 1821 तक क्या किया, शासन किया। ओके बच्चों, 1821 तक क्या किया बच्चों, शासन किया। अगर देखा जाए नेपोलियन को देखा जाए तो 1800 जो है ना 1815 में ही जो है क्या हो गया था, पतन हो गया था। बस में रहो। 21 में देखा जाए तो उसका जो है ना हेलेना नामक टापू पे मृत्यु हो गया था, है ना जी। चलो, तो नेपोलियन के क्या क्या सुधार था। देखो, नेपोलियन विशेषाधिकार, आर्थिक असमानता को दूर कर समानता की स्थापना करना चाहता था। मतलब विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है, कोई किसी काबिल ना हो और उसको अधिकार दे दिया जाए, विशेष अधिकार दे दिया जाए, उसको हम लोग विशेषाधिकार कहते हैं। तथा आर्थिक समानता, मतलब आर्थिक समानता का मतलब मजदूर को मजदूर के जैसा पैसा और बड़े को बड़े जैसा पैसा। ऐसे मतलब जो जितना कमा रहा है उसको उस टाइप पैसा मिलना चाहिए ना, मतलब जिसका जितना हक बन रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन वैसे पहले नहीं था। जैसे तुम मजदूर हो, तुम किसान हो, तो तुम लोग को जो है ना उस तरह के बेनिफिट, उस तरह का अधिकार नहीं था जो चाहिए। इस सब को दूर करने का काम कौन किया, नेपोलियन बोनापार्ट। करों में समानता स्थापित। करों में समानता मतलब बड़े लोग थे तो उनका जो है कर कम होता था, छोटे लोग का जो है ना कर ज़्यादा होता था। छोटे लोग का कर ज़्यादा होता था, बड़े लोग का कर जो है ना कम होता था। कर का मतलब होता है टैक्स, इसको राजस्व भी कहते हैं। ओके चलो आगे। नेपोलियन 1804 में नेपोलियन संहिता को क्या करता है, लागू करता है और सबको बराबरी का जो है ना अधिकार देने का प्रयास करता है। देशभक्त विद्वानों कलाकारों को जो है ना सम्मानित करना प्रारंभ करता है। बात सही है, जो देशभक्ति कर रहा है, जो विद्वान है, कलाकार है, पढ़ा लिखा जो है, उसको सम्मानित करना तो उचित बनता है। नेपोलियन ने एक समान शुल्क जो है ना माप तौल प्रणाली और मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का जो है ना प्रयास भी किया। ओके चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, नागरिक के संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना नेपोलियन का जो है ना जिम्मेवारी बन गया इस कानून के तहत। यातायात संचार व्यवस्था में सुधार लाने का भी प्रयास किया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर, यानी जमींदारी को समाप्त कर किसानों को भू दासत्व के रूप में मुक्ति दिलाया गया। मतलब जो जमींदार लोग क्या करता था, ज़मीन को लेकर उसमें जो है ना किसानों को एक दास के रूप में जो है ना व्यवहार किया जाता था, कटु व्यवहार किया जाता था। उस सबको रोकने का प्रयास नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। ओके चलो आगे देखते हैं। वियना कांग्रेस की उपलब्धियाँ बताइए। वियना कांग्रेस ये कूटनीतिज्ञ यानी घोर प्रतिक्रियावादी का है। जो नेता था आपका एक मेटरनिक, कौन था, मेटरनिक। तो उस मेटरनिक के द्वारा ही जो है ना ये वियना संधि, वियना कांग्रेस, वियना समझौता, वियना सम्मेलन, ये सारी हुआ था 1815 में। देखे तो ये हुआ क्या था कि यूरोप के किले प्रमुख नेता कूटनीति वियतना में प्रमुख समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्रित हुआ। इसमें
शक्ति संतुलित, उचितता, क्षतिपूर्वक विजयी देशों के पुरस्कार संबंधी मामलों पर विचार किया गया। इसकी प्रमुख उपलब्धि इस प्रकार है कि पहला था कि फ्रांस के विजित प्रदेशों को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांट देना, स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना देना, यानी बुर्बो वंश के क्षेत्र में भेज देना। ऐसे तो बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था ही स्पेन में और फ्रांस में। हॉलैंड को स्वतंत्र कर देना। उसके बाद नेपल्स, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड को फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर देना। जर्मनी और इटली का एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन की स्थिति पर विचार किया और इन्हें अनेक विजित प्रदेश सौंपे गए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने का बल दिया गया और दासता को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। दासता मतलब क्या? दास, मजदूर ना होता है कि किसी के घर यहाँ रह के खाना पीना खाना और वहाँ का मजदूरी करना, यानी दास रखना, जो दास रख के काम होता था, अभी तक भी होता था भारत में, तो अभी भी होता है दास। अभी फ़िलहाल जो है ना कम हो गया है, लेकिन अगर 10 साल पहले चला जाए 2005 में 6 में देखा जाए तो उस समय भी दास प्रथा था। चलो, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेखन करें। तो देखो, कारण था कि ऑटोमन साम्राज्य के जो है ना अंतर्गत, तुर्की के शासन के अंतर्गत हो गया था कौन? यूनान। तो चलिए देखते हैं। यूनान एक प्राचीन सांस्कृतिक रूप में समृद्ध राष्ट्र था, क्योंकि आपको पता है कि यूनान का ही ज्ञान विज्ञान पूरे प्रेरणा स्रोत था यूरोप के लिए। इसका अतीत गौरवमय था। पुनर्जागरण काल से ही यूनानी सभ्यता संस्कृत अन्य राष्ट्रों के लिए प्रेरणादायक बन गया। कथी बन गया? प्रेरणादायक बन गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, यानी तुर्की के शासन अंतर्गत आ गया। विभिन्न भाषा, धर्म और नस्ल के निवास करते थे वहाँ पे यूनान में। तुर्की ने ऑटोमन साम्राज्य के प्रति उनमें लगाव की भावना नहीं थी, क्योंकि उन्हें तुर्की ने अपने साम्राज्य में आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया था। बात समझो ना? चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो था ना, क्या बोलते हैं, तुर्की का जो राजा था, यानी कहे तो वहाँ का सुल्तान, तुर्की का सुल्तान था कौन? महमूद द्वितीय था। कौन था? महमूद द्वितीय, याद रखना। चलो, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कारण। तो देखो, 18वीं सदी के अंतिम चरण तक यूनान राष्ट्रवादी भावना बलवती होने लगी, माने बदलती नज़र होने लगी। उसके बाद नेपोलियन के युद्ध का वियना कांग्रेस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी भावना को विकास में धर्म की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। 18वीं शताब्दी के अंत में यूनान में बौद्धिक आंदोलन भी हुआ। इसे करेंस्की नामक दार्शनिक यूनानी राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रचार किया। ओके, करेंस लिखा है, करेंस्की हो जाएगा, ठीक। चलो, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणाम। कारण तो हो गया। तो देखो, कारण क्या था, ये हो गया। परिणाम देखते हैं। यूनानियों ने लंबे समय तक कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यूनान में स्वतंत्रता और संप्रभुत्व यानी संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र उद्देश्य मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठोस लगी। यूनानियों के विजय 1830 के क्रांति के प्रेरणा से मिली थी, फ्रांसीसी क्रांति। 1832 में तो ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो ही गया था। बात समझ रहे हो ना? चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका को बताएं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी की भूमिका। तो देखो, गैरिबाल्डी तो पेशे से नाविक था, सशस्त्र क्रांतिकारी सेना का जो है गठन करके सिसिली नेपल्स को जीता था। तो देखो, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के महत्वपूर्ण योगदान था। गैरिबाल्डी जानता था कि बिना युद्ध किए इटली का एकीकरण संभव नहीं है। उसने सशस्त्र युवकों को सेना बनाई जो लाल कुर्ती यानी लाल कमीज पहनता था, इसलिए लाल कुर्ती उसका नाम पड़ गया, लाल कुर्ती कहलाए। तो कहेगा लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? तो गैरिबाल्डी। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत सिसिली नेपल्स पर आक्रमण किया और जीत भी लिया। 1862 में रोम पर आक्रमण करने का क्या किया? योजना बनाया, लेकिन एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। काबुल, जहां
अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गैरिबाल्डी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। मेजनी को मसीहा कहा जाता है। म से मेजनी, म से मसीहा, याद रखना। जर्मनी, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो लौह एवं रक्त का अवलंबन करके लौह और रक्त का नीति का अवलंबन किया ना। जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का फल था। उसने अपनी कूटनीति सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप में सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह का अवलंबन करते हुए एक नीति को अपनाया। उसका विचार था कि जर्मनी का एकीकरण में सफलता राजकुमार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता, न कि लोगों के द्वारा। बिस्मार्क ने जर्मन एकीकरण के उद्देश्य से 3 युद्ध लड़े थे, ठीक है, 1864, 1870, ठीक है। उसके बाद जो है ना 7 वर्ष के अल्प समय में लादे गए। जर्मनी के एक करण में प्रशा राजा का विलियम प्रथम बहुत हाथ था, क्योंकि विलियम प्रथम नहीं रहता तो एकीकरण नहीं होता। कैसे? क्योंकि बिस्मार्क जो है ना बनता ही नहीं चांसलर वहाँ का। परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अब देखो पूछ देगा क्वेश्चन क्या कि बताइए बाबू लोग कि जो बिस्मार्क था कई गो युद्ध लड़ा? तो युद्ध लड़ा जी है 3 गो। तो तीनों युद्ध को याद कैसे रखेंगे? तो याद रखना जी फाड़, कथी? जी फाड़। जी माने जर्मन समझना, ना कि दूसर कुछ, ठीक है। जी माने जर्मन, एफ माने फ्रांस, एफ माने फ्रांस, ए माने ऑस्ट्रिया, ए माने ऑस्ट्रिया, और डी माने डेनमार्क। तो आपको पता है कि डेनमार्क पर हमला किया था होल्स्टीन और सेल्सविक को लेकर, और ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, उसके बाद ये फ्रांस से युद्ध किया, ठीक है। चलो, तो ये आपका ऑस्ट्रिया सेडवा का युद्ध 1866 में कर लिया था। ये सेडान का युद्ध फ्रांस से जो है ना 1871 में कर लिया। ये 1862 में डेनमार्क पर हमला कर दिया और जीत भी लिया। तो ये 3 गो युद्ध किया कौन? आपका ये क्या बोलते हैं? बिस्मार्क। याद रखना जी फाड़, याद रखना जी फाड़, यानी जी फाड़ याद रहेगा आपको, कन्फर्म बुढ़ारी ले नहीं भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। बात सही, एकदम असंभव था। देखो जर्मनी का प्रशा का प्रभावशाली राज्य था। जर्मनी का जो है ना प्रशा बहुत ही प्रभावशाली राज्य था। प्रशा का राजा विलियम प्रथम बड़ा ही राष्ट्रवादी था। विलियम प्रथम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण असंभव है। इसलिए उसने 1862 में प्रधानमंत्री बनाता है किसको? बिस्मार्क को। बात समझो ना। तो 1862 में विलियम प्रथम ने एकीकरण के उद्देश्य के ध्यान में रखते हुए कूटनीति बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क मानना था कि जर्मनी का समस्या का समाधान प्रशा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति, रक्त और लौह होगा, तलवार नहीं होगा, रक्त और लौह की नीति जो है ना, लौह मतलब तलवार ही का है, कैसे कि तलवार लोहा का था। लौह, रक्त और तलवार को चाहे रक्त और लौह का नीति का अवलंबन करना होगा। उसके बाद बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध और जर्मनी के विश्व को मानचित्र पर स्थान दिलाया। अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो उसके जर्मनी का एकीकरण असंभव था। तो 3 गो युद्ध कौन था? जी फाड़, जी फाड़ याद रखना। जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, ए से ऑस्ट्रिया, डी से डेनमार्क। चलिए आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए? तो देखो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने इटली जर्मनी के राज्यों के भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक राजनीतिक रूप रखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त भी हुआ। ठीक,
तो कहेगा इटली और जर्मनी के मार्ग पर शस्त्र कौन किया था? नेपोलियन। दूसरी तरफ नेपोलियन सुधारवादी नीतियों का कारण फ्रांस का प्रभुत्व और आधिपत्य का विरोध यूरोप में देशभक्ति विमोच भी जग गया। तो एक बात ध्यान रखना, कहेगा कि बताओ मार्ग पर शस्त्र किसने किया? इटली का, तो कहना नेपोलियन। अब पृष्ठभूमि किसने तैयार किया? जर्मनी का, तो वो भी कहना है नेपोलियन, याद रखना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर तो हो ही गया है, ये 9वां नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के समूह का पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? तो ये तो हो ही गया है, फर्स्ट में देखा है ना आप लोग, फर्स्ट में आप लोग देखा है इसको भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, देखो हम बताते हैं। ये देखो फर्स्ट में है क्वेश्चन की नहीं, सामूहिक पहचान के भाव बढ़ाने के लिए क्या किया, तो वही किया, लेकिन ये थोड़ा डीपली है, तो देख लो इसको कौन कौन सी चीज़ें था, इसको देख लो। देखो यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पर्ट 1789 की क्रांति से हुआ था। कन्फर्म 1789 की क्रांति से ही शुरू हुआ था। 3 गो क्रांति हुआ था, 1789, 1830, 1848, ठीक है। तो देखो पहला जो है पितृ भक्त और नागरिक विचारों का संयुक्त समुदाय के फ्रांसीसियों को समूह को भांगना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया। एक नया संविधान बनाकर नागरिकों को अधिकार देकर समानता स्थापित पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना जिसने राजध्वज की जगह ले ली। एक राष्ट्र का नाम एकजुटता राष्ट्र भक्ति गीत और राष्ट्रवाद गान को भी जो ना अपनाया गया। मार्सिले जो है ना कहाँ का था, कमेंट करो दो थोड़ा। मार्सिले कहाँ का राष्ट्रगान है, कमेंट करो। जर्मनी का है कि फ्रांस का है, बताओ। अब देखो एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसका राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान के नाम पर एकजुटता देशभक्ति के शासन राष्ट्रभक्ति की गीत राष्ट्रगान अपनाया गया। पुरानी संस्था स्टेट जनरल को चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा किया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। चलो यहाँ पे जो है ना आपका जो है ना लघु क्या होता है, लघु आपका जो है ना क्लियर हो गया। अब हम लोग कर जो है ना दीर्घ हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।